बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं प्रश्नावली 2.4 के 1 से 5 तक के सवाल। अब हल करते हैं हम आगे के सवाल। तो देखिए प्रश्न नंबर 6 क्या दिया गया है। महुली गांव में एक तंग आयताकार भूखंड विद्यालय बनाने के लिए सुरक्षित है। क्लियर। आगे देखिए, इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया गया है। तो अनुपात वाले प्रश्न हम पहले भी हल कर चुके हैं। क्या करते हैं हम, लंबाई को मान लेंगे 11x और चौड़ाई को मान लेंगे 4x। तो क्या हो जाएगा, x से x कट के वापस यही अनुपात हमें मिल जाता है। क्लियर। आगे देखिए, गांव पंचायत को इस भूखंड की बाड़ फेंसिंग करनी है। चारों तरफ फेंसिंग करनी मतलब चारों तरफ तार लगाना है। और बाड़ हमेशा कहाँ लगती है, जो भी भूखंड दिया गया है उसके परिमाप पर। क्लियर। आगे देखिए, कराने में 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। तो आपको इसकी लंबाई और चौड़ाई बतानी है। कैसे, देखिए हल करते हैं। माना कि भूखंड की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः कितनी माननी पड़ेगी, 11x व 4x मीटर है। क्लियर। जो अनुपात दिया है उसके हिसाब से हमने मान लिया 11x व 4x मीटर है लंबाई और चौड़ाई। तब आयताकार भूखंड का परिमाप क्या हो जाएगा, तब आयताकार भूखंड का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है। देखिए ये आयताकार भूखंड है, इसमें बाड़ करवानी है, मतलब इसके चारों तरफ तार लगवाने हैं। तो इस चारों तरफ तार लगवाओगे, कहाँ लगवाओगे, हमेशा फेंसिंग इसके परिमाप पर की जाती है, ना कि क्षेत्रफल पर। तो आयत का परिमाप जानते हो, ये दो लंबाई है और ये दोनों चौड़ाई है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये आयत के परिमाप का सूत्र है। तो यहाँ भी लिखते हैं आयताकार भूखंड का परिमाप 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 2 गुणा लंबाई कितनी मानिए, देखिए 11x मीटर प्लस चौड़ाई कितनी मानी है, 4x मीटर। आगे यहाँ देखते हैं, देखिए बराबर 2 लंबाई प्लस चौड़ाई कितनी हो गई, 11x प्लस 4x 15x, 15 दूनी 30x मीटर। ये क्या हो गया, इसका परिमाप। अब देखिए 100 रुपये प्रति मीटर की दर से 75,000 व्यय करने होंगे। तो आपको क्या दिया गया है, 1 मीटर पर बाड़ लगवाने का खर्चा आता है 100 रुपये। तो हमको कितने मीटर पे बाड़ लगवानी है, 30x मीटर पर बाड़ लगवानी है, तार लगवाना है। तो इसका खर्चा कितना आएगा वो निकालते हैं। देखिए चूंकि कितना लिखा है, प्रति मीटर, 1 मीटर पर क्या लगवा रहे हैं, बाड़ लगवाने का खर्चा बराबर कितना दिया गया है, 100 रुपये। अतः कितने मीटर पे लगवानी है बाड़, जो इसका परिमाप निकाला है, कितना निकाला है, 30x मीटर। तो इसलिए 30x मीटर पर बाड़ लगवाने का खर्चा देखिए कितना हो जाएगा, 1 मीटर पर 100 रुपये है, तो 30x मीटर पे 100 गुणा 30x कितना हो जाएगा, ₹100 गुणा 30x मीटर।
ठीक है। तो 100 कितने रुपीज़ में आएगा ये? 100 रुपये गुणा 30x। क्लियर? हल करते हैं तो कितना रुपये आएगा? 30 गुणा 100 3000 x। यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? जो हमारा खर्चा आया है ₹30x मीटर, वो किसके बराबर होना चाहिए? 75,000 रुपये लगता है खर्चा। तो प्रश्नानुसार क्या लिख सकते हैं? प्रश्नानुसार जो ये 3000 x आया है वो किसके बराबर होगा? 75,000 के बराबर होगा। ठीक है, ये खर्चा जो निकला है वो दिया गया है 75,000 के बराबर। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे? x का मान। देखिए कैसे, या 3000 x के साथ गुणे में है, पक्षांतरण करेंगे तो किस में बदल जाएगा? भाग में। देखिए 75,000 भाग में आ जाएगा 3000। क्लियर? कुछ कट रहा है? काटते हैं। 3 0 से 3 0 कट गए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1 बचा 15 हो गया, 3 पंजे 15। तो x बराबर कितना आ गया? 25। तो अब आप इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, अतः भूखंड की लंबाई बराबर 11x, मतलब 11 गुणा x बराबर 25। करिए गुणा, 25 एकम 25, कितना बच गया? 2 हासिल आ जाएगी। 25 एकम 25 और 2 27, तो आ गया 275 मीटर। तो इसकी लंबाई। चौड़ाई देखिए कितनी मानी है चौड़ाई? 4x। तो 4 गुणा 25 कितनी आ जाएगी? 25 चौक 100 मीटर। क्लियर हुआ लंबाई और चौड़ाई कैसे निकली इसकी? तो करते हैं हम अगला सवाल 7वां। देखिए क्या दिया गया है। हसन स्कूल वर्दी बनाने के लिए 2 प्रकार का कपड़ा खरीदता है। 2 प्रकार का कौन सा? देखिए, इसमें कमीज के कपड़े का भाव 50 रुपये प्रति मीटर, एक शर्ट के लिए और एक पैंट के लिए। तो शर्ट वाले का भाव कितना है? 50 रुपये प्रति मीटर, तथा पतलून के कपड़े का भाव 90 रुपये प्रति मीटर। क्लियर है यहाँ तक? तो ये लिख लेते हैं हल। क्या लिखेंगे? सबसे पहला है कमीज के कपड़े का, कमीज के कपड़े का भाव कितना दिया गया है? 50 रुपये प्रति मीटर। यहाँ तक क्लियर? आगे देखिए, पतलून के कपड़े का भाव कितना दिया गया है? 90 रुपये प्रति मीटर। आगे देखते हैं, वह कमीज के प्रत्येक 3 मीटर कपड़े के लिए पतलून का 2 मीटर कपड़ा खरीदता है। 3 मीटर कपड़ा यदि उसने कमीज के लिए खरीदा है तो पतलून के लिए कितने मीटर कपड़ा खरीद रहा है? वो 2 मीटर। एक तरह से आपको कमीज का कपड़ा और पतलून के कपड़े में अनुपात दिया गया है। यदि आप मान लें, अनुपात वाले प्रश्न में क्या करते हैं? 3:2 के अनुपात में आपको कमीज का कपड़ा और पतलून का कपड़ा दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? कमीज के कपड़े को मान लिया यदि 3x मीटर, तो पतलून का कपड़ा कितना खरीदा उसने? 2x मीटर। ये क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? माना कि कमीज व पतलून का क्रमशः कितना मान लिया इसको? 3x मीटर व 2x मीटर कपड़ा खरीदा। ठीक है, क्या मान लिया हमने कि उसने कमीज का तो 3x मीटर कपड़ा खरीदा है, तो पतलून का कितना खरीदेगा? 2x मीटर। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए,
कमीज के कपड़े का भाव क्या है, 1 मीटर का भाव है 50 रुपये, तो 3x मीटर का क्या हो जाएगा, 3x गुणा 50। देखिए यहाँ पर देखते हैं वह इस, अच्छा आगे का अपन बाद में देखते हैं। चूंकि 1 मीटर कमीज के कपड़े का भाव कितना है, 50 रुपये, ये दिया गया है सवाल में, इसलिए कितना हो गया है, 3x मीटर। कमीज के कपड़े का भाव कितना हो जाएगा, ₹50 गुणा 3x। यहाँ तक समझ में आ रहा है। देखो गुणा करना है, 5 दिया 15, 150x किस में आएगा, रुपए में, 150x रुपए। क्लियर। अब देखिए, तथा चूंकि 1 मीटर पतलून के कपड़े का भाव कितना दिया गया है, ₹90, 90 रुपये मीटर है, इसलिए कितना पतलून का कपड़ा खरीदा है, देखिए यह 2x मीटर, 2x मीटर पतलून के कपड़े का भाव कितना हो जाएगा, ₹90 गुणा 2x, 9 दूनी 18, तो 180x रुपये। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं प्रश्न आगे। वह इस कपड़े को क्रमशः 12%, क्रमशः लिखा है मतलब कमीज पर 12% और पतलून पर 10% लाभ पर बेचकर कुल कितने रुपए कमाता है, 36,600 प्राप्त करता है। तो आपको बताना है पतलून के लिए कितना कपड़ा उसने खरीदा है। क्लियर। तो हल करते हैं आगे। देखिए ये आ गया 180x रुपये पतलून के कपड़े का क्रय मूल्य और 150 रुपये कमीज के कपड़े का क्रय मूल्य। अब प्रश्न में क्या दिया गया है, कमीज के कपड़े पर कितना लाभ प्राप्त किया है उसने, 12%। तो पहले कमीज के कपड़े पर लाभ देखिए, कमीज के कपड़े पर लाभ निकालते हैं, कितना दिया गया है, 12%। अब आपने पढ़ा है लाभ हमेशा कहाँ किस पे निकला जाता है, क्रय मूल्य पर, और क्रय मूल्य कमीज के कपड़े का आया है 150x, इसलिए लाभ निकाल सकते हैं आप, 150x गुणा 12%। परसेंट का चिन्ह हटाते हैं तो भाग में क्या आ जाता है, 100। ये आप पढ़ चुके हैं। 1 0 से 1 0 कट गया। देखिए आगे, 12 पंजे 60 आया 0, कितना बच गया, 6। यहाँ आ गई 6 हासिल, 12 एकम 12, 12 और 6 18 बटा 10, और ये x गुणे में है ही, 1 0 से 1 0 कट गया, तो कितने रुपए का लाभ हुआ, 18x रुपए का लाभ हुआ। क्लियर। अब हमारे पास क्रय मूल्य भी है और ये लाभ भी है, तो हम क्या निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य। किसका विक्रय मूल्य, कमीज का, इसलिए कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो क्रय मूल्य कितना है, ₹150x प्लस लाभ कितना है, ₹18x। यहाँ तक क्लियर हुआ। आगे हल करते हैं। देखिए कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य कितना आ गया, इन दोनों को प्लस करना होगा। आगे देखिए, इसलिए कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य
रुपीज़ 150 प्लस 18 मतलब 168x। कितने रुपए आ गया? 168x। ये तो आपने निकाला है कमीज के कपड़े का विक्रय मूल्य। ऐसे ही आप क्या निकालेंगे? पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य तथा पतलून के कपड़े पर लाभ कितना दिया है। पहले तो लाभ तो निकालें, कितना दिया गया है देखते हैं। देखो 10% लाभ दिया है पतलून के कपड़े पर, तो हमेशा लाभ किस पे निकलता है? क्रय मूल्य पर। इसका क्रय मूल्य निकाला था, ये आया था 180x। तो देखते हैं लाभ बराबर कितना है? 10%। 180x पे निकलेगा लाभ क्रय मूल्य पर, इसका 10%। देखो कुछ कट रहा है, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो कितना आ रहा है? 18x। क्लियर? क्रय मूल्य आ गया और क्रय मूल्य के बाद हमारे पास क्या आ गया? ये देखिए क्रय मूल्य ये रहा और लाभ आ गया ये रहा। तो हम क्या निकाल सकते हैं? विक्रय मूल्य। देखिए, इसलिए पतलून के कपड़े का विक्रय मूल्य क्या करेंगे? क्रय मूल्य प्लस लाभ। क्रय मूल्य कितना था? रुपीज़ 180x प्लस लाभ। लाभ कितना आया है? रुपीज़ 18x। क्लियर? जोड़ते हैं। रुपीज़ कितना हो गया? 198x। ठीक है, कितने रुपए विक्रय मूल्य आ गया पतलून के कपड़े का? 198x रुपीज़। कुल मूल्य जो प्राप्त हुआ, इसलिए कुल मूल्य कितना हो गया? देखिए, ये तो आया 168 रुपये कमीज के कपड़े पर और 198 रुपये पतलून के कपड़े पे। तो इन दोनों को क्या करना होगा? जोड़ना होगा। देखते हैं, रुपीज़ 168x प्लस रुपीज़ 198x, इन दोनों को जोड़ेंगे तो वो किसके बराबर होगा? जो प्रश्न में दिया गया है। देखते हैं, जोड़ के देखिए। रुपीज़ 8 और 8 16, हासिल आई 1, 9 और 1 10 और 6 16, हासिल आई 1, 1 2 3, 366x रुपये का कुल मूल्य उसको प्राप्त हुआ। परंतु देखो प्रश्न में क्या दिया गया है? रुपीज़ 36,600 प्राप्त हुए। तो प्रश्नानुसार आप क्या लिख सकते हैं? प्रश्नानुसार जो ये वाला लाभ या ये वाला जो हमें मूल्य प्राप्त हुआ है 366x किसके बराबर है? 36,600 रुपये के बराबर। 36,600 के बराबर है। इसलिए x बराबर क्या आ जाएगा? 36,600 बटा 366। गुणे में था, भाग में चला गया। कट रहा है तो काटिए, ये एक से ये एक बार कटेगा और ऊपर आ जाएगा 100। इसलिए x बराबर कितना प्राप्त हुआ? 100। क्लियर? अब देखिए क्या पूछा है उसने? पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा। तो पतलून के लिए कितना कपड़ा खरीदा हमने क्या माना है? 2x मीटर। इसलिए पतलून के लिए कपड़ा कितना है? 2x मीटर। 2 गुणा x की जगह क्या लिख देंगे? 100। तो ये आ गया 200 मीटर कपड़ा। क्लियर हुआ ये प्रश्न कैसे किया है? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न नंबर 8वां देखते हैं। हिरणों के एक झुंड का आधा भाग मैदान में चर रहा है। मान लिया झुंड में हमें कितने हिरण है पता नहीं, तो x मान लिया। हल करते हैं। माना कि झुंड में हिरणों की संख्या, झुंड में
हिरणों की संख्या कितनी है? x हिरण है। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। आधा भाग मैदान में चर रहा है, तो मैदान में चरने वाले हिरण कितने हो जाएंगे? देखिए, इसलिए मैदान में चरने वाले हिरणों की संख्या, इसकी आधी, x माना है कुल हिरण, तो इसका आधा कितना हो जाएगा? x/2। इसका मतलब x/2 हिरण क्या कर रहे हैं? मैदान में घास चर रहे हैं। आगे देखिए, और शेष का 3/4 पड़ोस में ही खेल कूद कर रहा है। तो पहले शेष निकालें, इसलिए शेष हिरणों की संख्या, शेष हिरणों की संख्या। देखिए, कुल x हिरण थे, इसका आधा भाग मतलब x/2 भाग क्या कर रहे हैं? मैदान में चर रहे हैं। तो शेष हिरण कितने बचे? देखिए, माइनस करके, बटे में कुछ नहीं है, 1 लिख सकते हैं। एलसीएम लिया तो आ गया 2, 2 में 1 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 2। 2 गुणा x, 2x माइनस 2 में 2 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1। 1 गुणा x, तो क्या मिल गया? x। अब देखिए, 2x में से x गए तो कितने बचे? x, और भाग में क्या है इसके? 2। तो शेष हिरण कितने बचे हैं? x/2। क्लियर? अब इसने क्या बोला है? शेष का 3/4, 3/4 करना है मतलब 3/4 का गुणा कर देंगे। कल देखा था ना, 1/3 करना था तो 1/3 का गुणा किया था। अब 3/4 करना है तो 3/4 का गुणा करेंगे। तो देखिए, इसलिए खेलकूद करने वाले हिरणों की संख्या कितनी हो जाएगी? शेष का 3/4, शेष x/2 है, इसका 3/4 मतलब 3/4 का गुणा, तो कितना आ गया? 3x/8 हिरण क्या कर रहे हैं? खेल कूद कर रहे हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। शेष बचे 9 हिरण। अब इसने बताया है कि एक भाग तो कर रहा है, मैदान में चल रहा है, एक भाग कर रहा है खेलकूद, उसके बाद जो शेष बचे हैं वो कितने हैं? 9 हिरण। वो क्या कर रहे हैं? तालाब में पानी पी रहे हैं। तो हम पहले निकालें हमारे पास कितने शेष बचे। देखिए, अतः शेष बचे हिरण, अतः शेष बचे हिरण कैसे निकलेंगे? देखिए, कुल मान लिए थे आपने, देखिए कुल तो माने हैं आपने x माइनस x में से कितने मैदान में चल रहे हैं? x/2, और कितने खेल कूद कर रहे हैं? 3x/8। उसके बाद जो माइनस कर दिया, कुल में से ये दोनों भाग अलग कर दिए, तो क्या हो जाएगा? जो शेष बचे हिरण है वे निकल जाएंगे, और वे क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। तो पानी पीने वाले हिरणों की संख्या निकल जाएगी। देखिए, x माइनस एलसीएम ले लीजिए, 8, 8 में 2 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 4, 4 गुणा x, 4x प्लस 8 में 8 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1, 1 गुणा 3x, प्राप्त हुआ 3x। क्लियर? हल करते हैं। x माइनस 7x/8, एलसीएम लिया 8, यहाँ बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लिया, 8 में 1 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 8, 8 गुणा x, 8x, 8 में 8 का भाग लगाया, प्राप्त हुआ 1, 1 गुणा 7x, प्राप्त हो गया 7x। क्लियर? 8x में से 7x गए तो बच गए x, तो ये कितना मिल गया? x/8। ये कौन से हिरण आ जाएंगे? जो अब शेष बच गए हैं और जो क्या कर रहे हैं? पानी पी रहे हैं। इसलिए
पानी पी रहे हिरणों की संख्या कितनी आ गई? x/8। ठीक है, पर प्रश्न में क्या दी गई है? ये कितने के बराबर है? 9 हिरण के बराबर। तो क्या लिख देंगे? प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार जो ये x/8 है वो किसके बराबर होंगे? 9 के बराबर। तो यहाँ से आप वज्र गुणा करके क्या निकाल सकते हैं? x का मान। इसलिए x बराबर 8 भाग में है तो चला गया गुणे में, 8 9 72। और आपसे पूछा क्या था? हिरणों की संख्या। हिरणों की संख्या हमने मानी है x निकला है 72। अतः हिरणों की कुल संख्या, अतः हिरणों की कुल संख्या बराबर 72। क्लियर हुआ ये प्रश्न? आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 9वां। देखिए 9वें प्रश्न में क्या दिया गया है? दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। तो हम किसकी आयु मानेंगे? माना कि पौत्री की आयु x है। देखिए हल। माना कि पौत्री की आयु बराबर कितनी है? x वर्ष। तब दादाजी की आयु कितनी हो जाएगी? 10 गुनी है ना? क्या दिया गया है? दादाजी की आयु अपनी पौत्री की आयु की 10 गुनी है। 10 गुनी मतलब किसका गुणा करना होगा? 10 का। तो ये 10 गुणा x, 10x वर्ष। ये किसकी आयु आ गई? दादाजी की आयु। क्लियर? आगे पढ़ते हैं। यदि उनकी आयु पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। प्रश्नानुसार क्या दिया गया है? प्रश्नानुसार दिया गया है उनकी आयु मतलब दादाजी की आयु जो 10x है वो किसके बराबर है? पौत्री की आयु से 54 वर्ष अधिक है। पौत्री की आयु x से 54 अधिक है। इसमें 54 ऐड कर देंगे तो ये किसकी आयु आ जाएगी? दादाजी की आयु। और दादाजी की आयु हमने कितनी मानी है? 10x। क्लियर हुआ? कैसे समीकरण बनी? आगे तो उन दोनों की आपको आयु ज्ञात करनी है। ये समीकरण बन गई, इसको हल करके x का मान निकालते हैं। देखिए या 10x, ये x किसका दिया गया है? प्लस का। पक्षांतरण करने पर ये बदल जाएगा -x बराबर 54। क्लियर? आगे हल करते हैं। या 9x बराबर 54 या x बराबर 9 गुणे में है, कहाँ चला जाएगा? भाग में। 54/9, 9 छंग 54। तो x का मान कितना मिल गया? 6। तब हम क्या निकाल सकते हैं? पौत्री की आयु और दादाजी की आयु। देखिए अतः पौत्री की आयु कितनी हो जाएगी? देखिए क्या माना है? x वर्ष और x का मान आया है 6 वर्ष तथा दादाजी की आयु बराबर कितना माना है? 10x। 10 गुणा x का मान आया है 6 मतलब 60 वर्ष। क्लियर हुआ ये वाला प्रश्न? आगे चलते हैं 10वां। 10वां प्रश्न में क्या दिया गया है? देखिए अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो किसकी आयु माननी पड़ेगी आपको? पुत्र की आयु। तो माना कि पुत्र की आयु बराबर x वर्ष है। क्लियर? अब क्या दिया गया है? अमन की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है। तो कितनी हो जाएगी? 3 गुना करना है मतलब 3 का गुणा करेंगे। इसलिए अमन की
आयु बराबर पुत्र की आयु की 3 गुनी, तो 3 गुणा x, 3x वर्ष। क्लियर? आगे पढ़ते हैं प्रश्न। 10 वर्ष पहले, तो क्या लिख देंगे? 10 वर्ष पहले क्या हो जाएगा? 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी थी? पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले पुत्र की आयु निकालने के लिए क्या करते हैं? वर्तमान आयु में से 10 घटा देंगे, तो वर्तमान आयु x माइनस 10 वर्ष। यदि अभी आप 20 वर्ष के हो तो 10 वर्ष पहले कितने वर्ष के थे? 20 माइनस 10, 10 वर्ष के। तो वैसे ही क्या किया? पुत्र की आयु अभी x वर्ष की है, तो 10 वर्ष पूर्व क्या थी? x माइनस 10 वर्ष। क्लियर? और अमन की आयु 10 वर्ष पूर्व कितनी थी? अभी कितनी है? 3x, तो 3x में से 10 घटा देंगे, तो ये आ जाएगी अमन की आयु। ठीक है, आगे प्रश्न देखो। 10 वर्ष पहले उसकी आयु, किसकी? अमन की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अब प्रश्नानुसार समीकरण बनने वाली है, देखिए। प्रश्नानुसार 10 वर्ष पहले उसकी आयु मतलब अमन की आयु कितनी थी? 3x माइनस 10। पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु 10 वर्ष पहले कितनी थी? x माइनस 10। पुत्र की आयु की 5 गुनी, तो किससे गुणा करेंगे? 5 से। 5 गुणा x माइनस 10, 5 गुनी थी। इन दोनों को आप क्या कर सकते हैं? बराबर। तो दोनों की आपको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो ये जो समीकरण मिली है इसको हल करेंगे और x का मान निकालेंगे। देखिए, या 3x माइनस 10 बराबर 5, बाहर गुणे में है, वितरकता लगाएंगे। 5 गुणा x, 5 गुणा 10। देखिए, 5 गुणा x 5x माइनस 5 गुणा 10 50। क्लियर? चर भाग एक तरफ, अचर भाग दूसरी तरफ। देखिए, या 3x माइनस 10 ऐसे ही रखिए, बराबर कितना आया है? 5x माइनस 50, या 3x, 5x का पक्षांतरण किया, प्लस का 5x इधर आ गया, माइनस का 5x बराबर क्या बचा है? यहाँ माइनस 50 पहले से पड़ा है और इधर माइनस 10 पक्षांतरण होके आया तो प्लस 10, या ये 3x प्लस का, ये 5x माइनस का, तो उत्तर किस में आएगा? माइनस में आएगा, क्योंकि 5 बड़ा है, उसका चिन्ह ऋणात्मक है। तो क्या हो गया? 5 माइनस 3 माइनस 2x माइनस 50 प्लस 10, उत्तर आएगा माइनस में। 50 में से 10 गए तो 40, या x बराबर माइनस 40। माइनस 2 गुणे में है, पक्षांतरण करने पर बदल जाएगा भाग में। माइनस 2, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से काटिए, 2 दूनी 4, तो x का मान क्या प्राप्त हुआ? 20। क्लियर? अब आपको वर्तमान आयु निकालनी है दोनों की, तो मान रख देंगे x का। अतः पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी? x वर्ष, मतलब 20 वर्ष। x का मान आया है ना 20, इसलिए 20 वर्ष। और अमन की आयु, अमन की आयु, वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 3x वर्ष। तो 3 गुणा 20, 20 दिया 60 वर्ष। क्लियर हुआ ये प्रश्न कैसे किया? 10वां समझ में आ गया? तो उम्मीद करती हूँ आपको ये सारे प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं अगली प्रश्नावली के साथ। तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।